नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे कुपोषण जन्य विकारों की बात करेंगे। जी हाँ, जिसको अपन कह सकते हैं माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसमें जनरली अपन पीईएम पढ़ते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन करके, वो अपन देखेंगे। इस वीडियो में अपन जनरली जो संहिताओं में जो बताया गया है, ठीक है, संहिताओं में जो व्याधियाँ बताई गई हैं, मतलब आयुर्वेद में जो कुपोषण विकार बताए गए हैं, वो उनकी अपन बात करेंगे। तो कुपोषण से मतलब ये है कि पोषण का अगर अपन मतलब देखें तो पोषण का मतलब ये हुआ कि साहब जो आहार या फिर जो दूध जो बच्चे को पिलाया जाता है, उस दूध को पिलाना या फिर उसकी हर प्रकार से जो है उसका पोषण करना। और कुपोषण का मतलब है उसमें कहीं ना कहीं क्वांटिटिवली या फिर क्वालिटेटिवली जो है कोई कमी रह जाना। ठीक है, क्वांटिटी और या फिर क्वालिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी मतलब तो ये हो गया कि मात्रा जो है वो आहार की मात्रा अगर उसको कम दी जाए तो ये भी एक कुपोषण ही हुआ। और क्वालिटी की बात करें तो जो आहार है, ये जो दूध है, उसकी जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स है, उसकी जो मात्रा में अगर डिस्टर्बेंस आता है तो वो हो गया क्वालिटी वाइज। ठीक है, तो ये कुपोषण की बात अपन करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखें कि साहब जो गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत, गर्भाधान की बात करें तो अगर अपन बात करें, अगर गेस्टेशन पीरियड में भी अगर बालक चल रहा है तो नो डाउट उसको मदर का जो ब्लड है उससे क्या मिल रहा है, उससे उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह न्यूट्रिशन मिल रहा है। जी हाँ, और जीवन पर्यंत, है ना। तो ये जो है आहार जो है वो महत्वपूर्ण है। ये आहार है, इसी का मतलब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, पोषण से ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद भोजन के द्वारा जीवन की महत्वपूर्ण कार्य संपादित हो रहे हैं। कौन कौन से हो रहे हैं साहब? शारीरिक कार्य हेतु ऊर्जा प्रदान करना, तो अपन समझते हैं कि एटीपी वगैरह जो है अपने को ग्लूकोज से मिलते हैं। ठीक है, शरीर की अपचय प्रक्रिया हेतु, तो बात करें अपन मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं, है ना, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, जो टूटना बनना, वो सब जो है वो इसी के द्वारा होता है। शरीर की वृद्धि, तो शरीर में जो है वो डेवलप्ड होता है, बॉडी डेवलपमेंट जो है वो भी इसी के द्वारा हो रहा है। शरीर में प्रत्येक क्षण हो रहे क्षरण का पुनर्निर्माण। अब मान लीजिए जैसे अपन बात करें तो प्रत्येक क्षरण होना, क्षरण होने का मतलब खत्म होना। जैसे मान लीजिए आरबीसी जो अपन देखते हैं कि 120 डेज जो इनका लाइफ स्पान होता है उतने में ख़त्म हो जाती है, तो और बनानी पड़ती है। तो वो सब किससे बनती है? वो प्रोटीन्स वगैरह से बनती है। तो वो सब कहाँ से आएगा? आहार से आएगा। ठीक है, तो पोषण से आएगा। तो ये बात हो गई। तो ये जो चार काम है ये हो गए आहार के, पोषण के। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अगर अपन कुपोषण को समझें, इससे पहले अपन बात करें कि कौन कौन सी बातें हैं बाल्यकाल में। चूंकि अपन पीढ़ियाँ पढ़ रहे हैं तो बाल्यकाल में कौन कौन सी अवस्थाएं बताई गई हैं या फिर अपन कहीं कौन कौन सी व्याधियाँ बताई गई हैं जो कि कुपोषण से होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो कृष्णता बताई गई है, कृष्णता। ठीक है, दूसरा हो गया कृष्णता मतलब कार्शे को बोलते हैं, है ना। कार्शे आप देखोगे तो जो कमज़ोर हो जाना, दुर्बल हो जाना। अगला है फक रोग, तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप पढ़ लोगे इसी को। अगर आप, मैं ये भी कह रहा हूँ कि इस अध्याय में अगर आप ये पढ़ लेते हो तो सफिशियंट है। वो बाकी अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। किस प्रकार से अपन देखेंगे तो ये तीन प्रकार से होता है, श्लेष्मिक, गर्भज और व्याधिज, जो इसको अपन अलग अलग प्रकार से देखेंगे। और पारिगार्भिक है, पारिगार्भिक जो है ये आचार्य वाग्भट ने बताया है, ये बात अपन फिर से करेंगे। और बालशोष भी आचार्य वाग्भट ने ही बताया है। और जो फक रोग जो है, इसमें जो है इसको आचार्य काश्यप ने बताया है। ठीक है, तो इसकी बात अपन करेंगे आगे। जी हाँ, तो सबसे पहले अगर बात करें कुपोषण को, अगर अपन समझें तो कुपोषण जो है ये कुपोषण हुआ। और कुपोषण जो है चार प्रकार से हो सकता है। किस प्रकार से? चय अपचय विकार, जो अपन ने शुरू में पढ़े थे वही आएंगे। चय अपचय विकार, कहीं ना कहीं अगर आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह प्रॉपरली नहीं हो पा रही हैं, मान लीजिएगा आप फूड जो है वो प्रॉपर ले रहे हो, लेकिन हुआ यूँ कि आपकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन ही नहीं हो पा रही है, तो वो काम हो नहीं पाएगा जो उस खाने से होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो गया कुपोषण ही होगा। आंत्र द्वारा उचित शोषण न होना, आप खा रहे हो, बराबर डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन क्या नहीं हो रहा? अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या हो गया? वो भी एक कुपोषण हुआ। भोजन की मात्रा, ठीक है, तो इसकी अपन बात की थी अपन ने, तो ये भी एक प्रकार की बात की थी सिर्फ अपन। तो अल्प मात्रा में ले लिया या फिर अपन कहेंगे असंतुलित आहार हो गया, कभी ज़्यादा कभी कम, इस प्रकार से। तो ये भोजन की मात्रा हो गया। चौथा हो गया पोषण हेतु आवश्यक मात्रा की आवश्यकता में वृद्धि, तो जो जितना दे पा रहे हैं वो जो है वो सफिशियंट नहीं है। ठीक है, आप जितना जो अमाउंट जो है वो
खाने की दे रहे हैं वो जो है उस शरीर के लिए सफिशिएंट नहीं है, उसकी में डिमांड बढ़ गई हो। मान लीजिए अगर इसको अपन अलग एग्जांपल से समझें, मान लीजिए कोई ऐसी व्याधि हो जाए, ठीक है, जिससे कैल्शियम डिजनरेट हो रहा हो, बोन डिजनरेट, तो कैल्शियम की मात्रा जो है वो बढ़ गई है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, अपन रेगुलर अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे जो है वो पोषण प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कुपोषण की 4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से अपन कह सकते हैं कि ये कुपोषण इनसे होता है। ठीक है, तो आगे अपन बात करेंगे, अभी दो 4 व्याधियों की जो बात की है वो करेंगे। उसके अलावा अपन बात करें, अपन ने कहा था कि साहब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी अपन पढ़ेंगे इसमें, और इसके अलावा जो है क्वाशरकर मारासमस इसके अंदर जो है अपन देखते हैं विटामिन डेफिशिएंसी वगैरह, वो जो है मॉडर्न पोर्शन है वो अपन बाद में देखेंगे। और ठीक है, इसके अलावा एक फेलियर टू थ्राइव नाम करके भी सिलेबस में दिया गया है, फेलियर टू थ्राइव। ठीक है, तो इसमें जो होता है इसको बोलते हैं कि डेवलपमेंट करने में, जो विकास होने में जो है वो असफलता हो जाए या फिर सफल नहीं हो पाए, प्रॉपर जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाए, उसको बोलते हैं फेलियर टू थ्राइव। ठीक है, तो इसकी भी अपन बातें करेंगे, लेकिन पहले जो है वो आयुर्वेद का पोर्शन अपन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें अपन कृष्ता की, तो कृष्ता की गणना जो है अष्टो निंदनीय प्रकरण में आचार्य चरक ने बताई है, तो उसमें 8 निंदनीय पुरुष बताए गए थे, तो उसमें जो है वो कृष्ता को भी शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बाद अपन इसका छोटा सा श्लोक देखें सिर्फ समझने के लिए कि शुष्क स्फिग उदर ग्रीवो धमनी जाल संतत है। तो इसने कहा कि साहब जो अतिकृष्ट मनुष्य होगा उसके क्या होंगे, स्फिग उदर और ग्रीवा, मतलब नितंब उदर और ग्रीवा जो है वो क्या हो जाएंगे, वो शुष्क हो जाएंगे, सूख जाएंगे। त्वग अस्थि से सो अतिकृष्ट है। तो इसने कहा कि साहब इसके बाद जो धमनी जाल संतत है, तो इन्होंने कहा कि शरीर की धमनियों का जाल दृष्टिगोचर होता है, अपने को जो वेंस वगैरह जो इजीली जो है वो विजिबल होती हैं, आर्टरीज भी दिखने को मिल जाती हैं। त्वग अस्थि शेषो अतिकृष्ट है, तो ऐसा देखने पे ऐसे लगता है कि स्थूल परवाह नरोमता, तो उसके जो पर्व होते हैं, मतलब उसके जो जॉइंट्स होते हैं वो मोटे दिखाई देते हैं, हालांकि होते नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी जो है बाकी जो शरीर होता है वो तो क्रिस हो जाता है, पतला हो जाता है, तो जो बोन का जो जॉइंट होता है वो मोटा होता है, तो संधिया जो है इसमें क्या स्थूल दिखाई देती हैं, और शरीर में मात्र क्या त्वचा और अस्थि ही शेष दिखती हैं या फिर अपने को विजिबल होती हैं, क्योंकि जो मांस धातु है वो क्षय हो जाता है। ठीक है, तो इसके बात अपन करते हैं, ये क्रिस्ता है, तो क्रिस्ता के बारे में इतना ही दिया गया है। ये ध्यान रखना है इसमें शुष्क स्पिग उद्र और ग्रीवो, ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं, ये सूख जाती हैं। इसके अलावा धमनी जाल संतत है, तो धमनियों को जो जाल है वो दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद जो है अपन बात करें इसके निदानों की बात करें, तो नो डाउट अपन कमज़ोर हो रहा है शरीर, तो कौन कौन से रीजन्स की वजह से हो रहा होगा। तो सबसे पहले बात करें रुक्ष अनपान का सेवन, किसी भी शारीरिक या मानसिक कार्य को अधिक करना। ठीक है, तो अपन देखते हैं कभी कभी मानसिक कार्य को अगर अपन समझे, तो कोई चिंतित होता है रेगुलर, तो वो जो है उसको वो अपने आप में कमज़ोर हो जाता है। वो अपन देखते हैं, कभी कभी एग्जाम्पल भी दिया गया था, देखते भी हैं कि एक जो गोट है, बकरी है, उसको अगर अपन शेर के सामने बांध देते हैं, ठीक है, इवन वो उसको खा नहीं रहा है, तो उसके कोई शारीरिक कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही है, लेकिन वो इस प्रकार की चिंता से वो कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक है, उसके डर के मारे या फिर उसको मेंटल जो है वो टेंशन जो भी अपन समझें, तो ये मानसिक कार्य हो गया है ना। तो ये जो किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य कर रहा हो, तो उससे व्यक्ति कृष्ण हो जाता है। वेग विधारण, वेगों का धारण करना। चिकित्सा सिद्धांत की बात करें तो नो डाउट जो कृष व्यक्ति है तो उसकी जो अपने को ब्रहण चिकित्सा करनी चाहिए उसको, है ना। और निदान परिवर्जन, नो डाउट, जिससे जो है जो रुक्ष अनपान वगैरह है उनका जो है वो सेवन का परित्याग करना चाहिए। ठीक है, स्तनपायी शिशु में माता को जो है वो क्या देना चाहिए, ब्रहणीय औषधि जो है वो देनी चाहिए, जिससे कि वो दूध के थ्रू जो है वो उसका ब्रहण हो जाए। ठीक है, तो ये साधारण सी अपन कृषता की बात अपन ने की। इसके बाद अपन फक चिकित्सा अध्याय जो है वो काश्यप चिकित्सा स्थान में देखने को मिलेगा, उसमें फक रोग के बारे में अलग से पूरा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन भी इसमें से आ जाता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखना है। ठीक है, क्वेश्चन 2 प्रकार से आ सकता है। एक तो ये आता है कि साहब जो कुपोषण जन्य विकार हैं, कुपोषण जन्य विकारों के बारे में बताइए, इसके बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं इजीली, तो उसमें आपको चारों लिखने हैं। ठीक है, ये जो 4 है ये, इसके बाद में आपको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वगैरह, विटामिन डेफिशिएंसी वगैरह और क्वार्शरकर मारासमस वगैरह वो सब आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो है, ये 4 पूरे के पूरे लिखने। जनरली जो है ये अकेला रोग भी जो है बड़े क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है। जी हाँ, तो सबसे पहले इसकी अगर निरुक्ति की बात करें तो फकति नीचेर गच्छति इति फक है। तो इसमें क्या होता है, स्वास्थ्य की क्रमशः गिरती हुई स्थिति, ये आप ध्यान रखें लाइन। नीचेर गच्छति, स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य है वो क्या नीचे जाता है, ठीक है। इससे जो है क्रमशः जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली डाउन जाता है स्वास्थ्य, ठीक है। यदि किसी कारण से 1 वर्ष की वय का बालक चलने में असमर्थ रहता है, मतलब कहने का मतलब एज जो है 1 साल की हो गई है। अपन जनरली जो आचार्यों ने 1 साल की जो वय थी 1 साल की जो वय थी उसमें ये माना था कि 1 साल की वय अगर हो जाती है, 1 वर्ष का हो जाता है, तो उसमें चलना या फिर अपने पैरों पे खड़ा होना जैसा जो है रिएक्शंस जो है वो हो जानी चाहिए, मतलब बालक जो है अपने पाँव पे चल सके। अगर नहीं चल रहा है तो वो एक व्याधि के रूप में अपन उसको बोल सकते हैं। तो ये जो बेसिकली जो फक रोग जो होता है वो एक लक्षण होता है कि किसी और व्याधि की प्रेजेंस को शो करता है, ठीक है। तो ये जो है अगर 1 वर्ष तक नहीं चल रहा है तो इसको अपन क्या कहते हैं, फक रोग कहते हैं। जी हाँ, तो 3 प्रकार से होता है ये, और ये निदानों के आधार पे वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्षीरज, गर्भज और व्याधिज। तो क्षीरज का मतलब ये हुआ कि साहब ये जो है किसकी वजह से हो रहा है, स्तन्य की वजह से हो रहा है, क्षीर दूध की वजह से हो रहा है, ठीक है। दूसरा हो गया गर्भज। गर्भज मतलब ये हो, इसका मतलब ये है कि जो माता है वो गर्भिणी हो जाती है, जो शिशु है या फिर जो स्तनपायी शिशु है उसकी माता जो है वो गर्भिणी हो जाती है दोबारा। तो ये जो है ये गर्भज हो गया, ठीक है। तीसरा जो व्याधि, ये किसी जवर वगैरह या फिर ज्वर आदि किसी व्याधि से जो है वो उत्पन्न होता है, इसको बोलते हैं व्याधिज, ठीक है। तो अगर ऊपर की अपन 2 की बात करें, मैं आपको फिर से बताऊंगा बाद में, ऊपर की 2 की बात करें, एक तो है क्षीरज और दूसरा कौन सा है, गर्भज। ये जो है ये आचार्य काश्यप ने बताए, लेकिन आचार्य वाग्भट भी इसी पे रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने बताया, कहा कि साहब जो क्षीरज है उसको समानता दे दी बाल शोष को, इसको उन्होंने कहा बाल शोष। और आचार्य वाग्भट ने इसके बाद जो है गर्भज जो है वो उसकी बात की, तो आचार्य वाग्भट ने गर्भज को नाम दे दिया पारिगर्भिक, या फिर अपन ने ये कह सकते हैं कि जो आचार्य वाग्भट ने जो पारिगर्भिक बताया ना, वो जो है उसके लक्षण जो है वो समान रहे किसके, गर्भज के। जो आचार्य काश्यप ने गर्भज फक रोग बताया उसके समान जो है उसके लक्षण रहे, ठीक है। अभी अपन आगे देखेंगे फिर से तो अपन इसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें सामान्य निदान की, ठीक है, जो सामान्य निदान है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि गर्भवती माता, ठीक है, माता अगर गर्भवती है तो बिल्कुल होगा। दूसरा है अनाथ। अनाथ का मतलब ये हुआ कि जो उसका जो शिशु है उसका पोषण जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। क्यों, वो अनाथ है, माता पिता है नहीं, तो जनरली यहाँ पे माता से ही लिया गया है, तो पोषण उसका प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है, तो उसको बिल्कुल हो जाएगा। अगला है दुष्ट ग्रहणी रोग। तो ग्रहणी रोग से मतलब ये समझें कि उसके जो अब्जॉर्प्शन वगैरह जो है, डाइजेशन अब्सॉर्प्शन वगैरह वो जो है वो प्रॉपरली उसको हो नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के, हालांकि 1-2 निदान और देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मेजर निदान जो है वो आपको यही है। सामान्य संप्राप्ति की बात करें तो ये जो है मंदाग्नि होने से, मतलब कफज प्रकोपज, कफ का प्रकोप हुआ है। नो डाउट अपन फिर से आगे देखेंगे कि कफ का प्रकोप हुआ है। तो कफ का प्रकोप, एक तो जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, बालक है ऑलरेडी, तो अपन ने आचार्य वाग्भट ने ये बात बताई है, अपन जानते भी हैं कि जो वृद्धावस्था है या फिर अपन कहें वृद्धावस्था में, उसके बाद युवावस्था में और उसके बाद बालक, उल्टा कर सकते हैं। तो इसमें जो वात वृद्ध रहता है, युवावस्था में पित्त वृद्ध रहता है और बाल्यावस्था में कफ जो है वो अधिक रहता है। तो एक तो कफ ऑलरेडी बाल्यावस्था में रहता है और ऊपर से अगर कोई कफ का और प्रकोप हो जाए तो उस केस में जो है वो अग्नि जो है वो मंद हो जाती है, मंद अग्नि हो जाती है। मंद अग्नि से क्या होगा कि स्रोत अवरोध होगा और जनरली जो रसवह स्रोत है वो अवरुद्ध हो जाता है, और जो रस धातु है, रस धातु की दुष्टि होती है, ठीक है। रस धातु की दुष्टि होती है, उससे क्या होता है, मूत्र पुरुष जो है वो मात्रा अधिक हो जाती है। क्यों, क्योंकि अब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा है। रस धातु दुष्टि हो गई तो अब्जॉर्प्शन होगा नहीं,
प्रॉपर डाइजेशन हुआ नहीं, आम बन गया है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो मूत्र पुरुष के द्वारा ही निकलेगा, तो मूत्र पुरुष की क्या हो गई, अधिकता हो गई। तो अगर बात करें अपन फक रोग की एक कैरेक्टर की बात करें, एक लक्षण की बात करें, तो मूत्र पुरुष की अधिकता है, तो आप यहाँ पे सोच सकते हो, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन सीरज फक रोग की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप बात करें कि धात्री श्लेष्मिक दुग्धा, ठीक है, दूध कौन सा है, श्लेष्मिक दुग्ध है, कहने का मतलब इसमें जो है वो कफ की अधिकता है, ठीक है, तो कफ की अधिकता है तो कफ प्रकोप होगा, कफ प्रकोप होगा, ठीक है। तो क्षीरज को श्लेष्मिक भी बोलते हैं और अपन ने शुरू में बात भी की थी इसकी, तो इसको श्लेष्मिक फक रोग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि निदान क्या है इसका, निदान और लक्षण दो चीजें याद रखनी है, तीनों जो अपन बातें करेंगे अभी, तो तीनों में दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले निदान क्या है कि श्लेष्मिक दुग्ध है, ठीक है, या माता का दूध जो श्लेष्मा दोष से दूषित हो, समझ रहे हैं, तो धात्री श्लेष्मिक दुग्धा तो फक दुधेति संगीता, तो इसको अपन क्या कहते हैं, फक दुग्ध भी कह देते हैं, ठीक है। तो अगली बात है तत् क्षीरपो बहुव्याधि कार्स्यात फकत्वम, ठीक है। तो इसमें क्या कहा कि कार्स्यात, तो इसमें क्या कृस्ता आएगी, और इसके अलावा बहुव्याधि, तो अनेक व्याधि जो है वो आक्रमण होगा, और अंत में क्या होगा, फकत्व की प्राप्ति होगी, ठीक है, फकत्वम आपन्युयात, ठीक है, आपन्युयात, जी हाँ, तो ये इसमें जो है फक रोग उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये निदान हो गया और ये इसके लक्षण हो गए। लक्षण जनरली क्या होगा, क्रिस्ता होगा, अनेक व्याधि होगा, आक्रमण होगा, और अंत में जो है वो फक रोग हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्षीरज फक रोग। दूसरा है गर्भज फक की बात अपन करें, तो गर्भज में क्या होगा, गर्भिणी मातृका है क्षिप्र स्तन्य से विनिवर्तनात्, जी हाँ, तो सबसे पहले बात करें गर्भिणी माता का दूध क्या हो जाएगा, क्षिप्र, क्षिप्र मतलब शीघ्र, शीघ्र कम होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कम होने से या बंद होने से, तो इसमें हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे शीघ्र लिखा है, तो शीघ्र क्या होगा, जैसे ही माता गर्भिणी होती है तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण उसमें जो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो अचानक से कम हो जाएगा। तो अचानक से कम होगा तो उसमें जो है क्वांटिटी जो है वो डाउन हो जाएगी मिल्क की, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो कुपोषण हो जाएगा, और इसको जो क्षीणता होगी, कमजोर हो जाएगा, और मृत्यु भी हो सकती है। क्षीयते म्रियते वापि से फको गर्भ पीड़ित है, ठीक है, तो ये है। तो इसके अलावा पहले भी आचार्यों ने कहा भी है कि अगर माता गर्भिणी हो जाती है तो उसमें जो है वो जो पहला पुत्र जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका रीज़न यही होता है कि उसमें जो मिल्क प्रोडक्शन है वो जनरली बंद हो जाता है, और उसकी वजह से क्षीणता आती है और वो मृत्यु हो जाती है, जी हाँ, ठीक है। तो ये हो गया गर्भज फक रोग। आचार्य वाग्भट ने गर्भज फक रोग की तुलना नहीं की है, इसी प्रकार के लक्षण बताए हैं जिसको अपन ने कहा है पारिगर्भिक, ठीक है, और जो पहले क्षीरज था उसको उन्होंने बाल शोष का, वो अपन देखेंगे। तीसरा जो है वो है व्याधिज फक, ठीक है, व्याधिज, इसमें क्या होगा, निज और आगंतुज जवर आदि रोगों से जो है वो व्याधिज फक रोग हो जाता है। लक्षणों की बात करें तो अनाथ बालकों को क्लेश होकर उनका मांस बल द्युति क्षीण हो जाता है। द्युति का मतलब होता है आभा, या फिर अपन कहें जो कांति होती है ना, उनकी चमक होती है चेहरे की, और वो कम हो जाती है, ठीक है। बालक में होता क्या, स्पिग्ग बाहु और जंघाएं जो शुष्क हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है, और उदर सिर और मुख जो है वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो नो डाउट इनकी भी जो प्रॉपर जो डाइट होती है, न्यूट्रिशंस होते हैं, वो प्रॉपरली मिल नहीं पाते हैं, तो इसको जो अपन क्या कहेंगे, व्याधिज फक कहेंगे, जी हाँ। तो ये जो है ये फक रोग हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलेंगे। चिकित्सा की अगर बात करें तो सबसे पहले शोधन कर्म की बात करें, तो शोधन कर्म में कैसे करना है, पहले स्नेहन करना है, फिर विरेचन करना है, ठीक है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, अपन स्नेहन से शुरुआत करेंगे। तो स्नेहन किससे करना है, सब स्नेहन के लिए आप कल्याणक घृत ले सकते हो, सटपल घृत ले सकते हो, या फिर अमृत घृत ले सकते हो। ये सेवन करवाना है इसका, ठीक है। सेवन करवाने के बाद 7 दिन के बाद अपने को क्या करना है, त्रिवृत्त क्षीर से कोष्ठ शोधन कर ब्राह्मी घृत का पान करवाना है उसके बाद में, ठीक है। तो त्रिवृत्त को निशोथ भी बोलते हैं। आप जैसे इसको देखोगे, ये जो फक रोग है, ये जब आप नेक्स्ट ईयर चाहोगे फाइनल ईयर में, तो आपको काय चिकित्सा में फिर से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये सब देखोगे।
तो त्रिवृत्त जो है वो विरेचन के करवाने के ही काम आता है। बल्य चिकित्सा की बात करें दूसरा, कि मांस यूज संस्कारित दूध साली अन्न के साथ जो है वो नित्य सेवन करवाएं, ये बल्य चिकित्सा हो जाएगी। तीसरी अगर अपन बात करें तो दोषानुसार हो जाएगा। तो अगर कफ की प्रधानता देखने को मिले, अपन समझें कि श्लेष्मिक दुग्ध वाली जो क्षीरज फक रोग है उसमें, तो दूध के साथ जो है वो गौमूत्र का आप सेवन करवा सकते हैं, तो इससे जो है वो आपको लाभ मिलेगा। वात रोगों का संसर्ग अगर हो रहा हो साथ में, तो वात रोगों के लिए जनरली बस्ती दी जाती है, तो बस्ती दीजिएगा। स्नेहपान, स्वेदन और उद्वर्तन, तो उद्वर्तन नॉर्मल जो उपटन लगाना जो होता है उसी को बोलते हैं उद्वर्तन। जी हाँ, अगली बात है अभ्यंग। तो एक राज तेल बताया गया है विशिष्ट अभ्यंग के लिए, तो आप जैसे बुक में जाके देखोगे तो आप इसके किस प्रकार से राज तेल बनता है वो सब भी बताया गया है, लेकिन आप एटलीस्ट जो है ये राज तेल नाम जरूर याद रखें, राज तेल से अभ्यंग करें। अगला है त्रिपाद चक्र रथ। तो 3 टायर होते हैं, एक उसको पीछे से पकड़ के चलाया जाता है बच्चे को, तो तीनों पहिए वाले फकरथ का प्रयोग जो है किया जाता है ताकि वो चल सके उसको पकड़ के। तो ये जो है बातें हो गई ट्रीटमेंट की, चिकित्सा की, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे बाल शोष। तो बाल शोष मैंने कहा था कि आपको अष्टांग में मिलेगा आपको देखने को, और उसमें जो है बाल शोष को जो है बताया है, इसके जो निदान आप देखेंगे तो इसके निदान हो रहे हैं अत्यधिक सोना, शीतल जल और श्लेष्मिक स्तन्य। तो श्लेष्मिक स्तन्य अपन ने कहा था कि साहब जो क्षीरज फक रोग जो था उसमें आपको श्लेष्मिक स्तन्य देखने को मिल रहा था, तो कहने का मतलब इसके जो लक्षण है उसी के प्रकार से होते हैं। और इसमें होता क्या है, उपरोक्त कारणों से बढ़ा हुआ कफ शिशु के रसवायु स्रोतों को अवरुद्ध कर देता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, उसकी अरुचि रहेगी, खाने में प्रतिशय, ज्वर, काश, शोष, मुख नेत्र का स्निग्ध श्वेत होना, तो ये कफज लक्षण है। तो ये जो है बाल शोष के लक्षण हो जाएंगे, ठीक है। चिकित्सा की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे कम बताया गया, थोड़ा आप बुक में देखेंगे और ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो पंचकोल, अशोक एवं कुट की चूर्ण प्लस घृत, इसका सेवन करवाना है। पीपली, त्रिकटु, पाठा, मुरवा एवं शतावरी चूर्ण प्लस मधु, इसका सेवन करवाना है। इसके अलावा शिशु शोषनाशक घृत, शोषनाशक तेल, लाक्षादि तेल, ठीक है। तो ये जो है ये चिकित्सा की बात हो गई। बाकी ये जो यहाँ पे जो बताया जा रहा है ये सफिशियंट है, ऐसा नहीं है कि कम है, लेकिन बुक में जो है थोड़ा ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे और इसको डीपली पढ़ सकते हो। लेकिन ये जो बेसिक है ये ज़रूर पढ़ना है, ये मोर देन सफिशियंट है, इतना भी अगर आप लिख के आते हो तो बहुत बढ़िया है। जी हाँ, तो इसमें अगर बात करें कि बाल शोष और दूसरा किसकी बात कर रहे थे अपन, क्षीरज फक की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो है दोनों सिमिलर है, इनकी अगर संप्राप्ति अपन देखें तो अपन ने कहा था कि इनके जो निदान है, बेसिक जो निदान है उनकी बात करें तो श्लेष्मिक दुग्ध, शीतल जल और अतिशोपन, अधिक सोना, नो डाउट सोने से कफ बढ़ता है, शीतल जल से कफ बढ़ेगा, और श्लेष्मिक दुग्ध जो है वो कफज हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे कफ का प्रकोप हो रहा है। और अपन ने कहा था कि बाल्यकाल की अवस्था है अगर, तो उस केस में क्या होगा कि ऑलरेडी जो है वो कफज प्रकृति रहेगी, तो और जो है कफ प्रकोप को थोड़ा सहारा मिलेगा। दूसरी बात है पित्त को मंद करता है, तो कफ जो है अगर बढ़ेगा तो पित्त मंद हो जाएगा, पित्त मंद होने से साफ डाइजेशन जो है वो डाउन चला जाएगा। कहने का मतलब जठरा अग्नि जो है वो दुर्बल हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी तो आम की उत्पत्ति देखने को मिलेगी, और कहें अपन मंदाग्नि की उत्पत्ति हो जाएगी। मंदाग्नि की उत्पत्ति होने से क्या होगा, जो आहार है वो किस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, रस में जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा इससे रस धातु जो है वो क्षय हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है उत्तरोत्तर एक होता है, आपने अपन जो राजयक्ष्मा, अगर अपने राजयक्ष्मा देखी है तो राजयक्ष्मा में 2 प्रकार के क्षय देखने को मिलते हैं, एक तो अनुलोम क्षय और एक प्रतिलोम क्षय, ठीक है। तो प्रतिलोम क्षय में क्या होता है, पीछे से जो है पहले शुक्र धातु दूषित होती है, उसके बाद उत्तरोत्तर होते, और इसमें जो है अनुलोम से पहले रस, फिर रक्त, मांस, मेद, इस प्रकार से जो है वो सर्व धातु क्षय होता है। और उसके बाद जो है वो बाल शोष आचार्य वाग्भट ने बोल दिया, और क्षीरज फक रोग जो है आचार्य काश्यप ने बता दिया, ठीक है। तो ये जो बात है दोनों की जो संप्राप्ति अगर अपन देखें थोड़ी सी, तो ये जो है दोनों की समान है। तो ये जरूर आप याद कर लें, लिख लें, अच्छी है, काफ़ी काम आएगी। नेक्स्ट अपन बात करें पारिगार्भिक की बात करें तो इसका नाम भी लगभग गर्भज के समान ही है, ठीक है, और इसके लक्षण भी वैसे ही हैं। तो इसके पर्याय भी दिए गए हैं, परिभव, दूध कट्टा, अहिंडी, तो ये भी आप देख सकते हैं।
तो इसमें हुआ क्या कि गर्भिणी माता का दूध पीने से प्राय शिशुओं को काश, अग्निसाद, वमन, तंद्राकार से अरुचि, भ्रम एवं उद्रवृद्धि लक्षण जो है वो हो जाते हैं। इसे पारिगर्भिक कहते हैं। तो जनरली जो गर्भिणी माता होती है उसके दूध में दो प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि उसके न्यूट्रिशन वाइज जो है न्यूट्रिएंट्स की जो है वो उसमें कमी हो सकती है। दूसरा, क्वांटिटी उसकी कम या फिर एकदम जीरो हो सकती है। ठीक है, तो वो दोनों ही प्रकार की अगर बात हो तो उसमें इस प्रकार के जो है वो लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसे अपन पारिगर्भिक कहते हैं। तो गुणवत्ता या मात्रा की कमी, ठीक है, या तो गुणवत्ता की कमी है, क्वालिटी की कमी है, या फिर क्वांटिटी की कमी है। समझ रहे हो? तो इस व्याधि का कारण है। तो पारिगर्भिक का कारण क्वालिटी या क्वांटिटी। जी हाँ। नेक्स्ट हो गया चिकित्सा। चिकित्सा की बात करें तो अग्निदीपन चिकित्सा जो अपने को करनी है, जो चिकित्सा सिद्धांत जिसको अपन कहें, ठीक है, वो है अग्निदीपन चिकित्सा। नेक्स्ट है विदारीकंद, ये गोधूम तथा पिपली चूर्ण प्लस घृत ये देना है। और इसके बाद क्या करना है, मधु एवं शर्करा मिश्रित जो है वो दुग्ध पिलाना है ऊपर से। ठीक है, तो ये हो गई चिकित्सा की बात पारिगर्भिक की। ठीक है, तो ये जो चार अपन ने बात की है, जो चार रोग बताए हैं संहिताओं में, कुपोषण जन्य विकार, तो ये यहाँ पे अपन ने इनकी बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको जैसे कोई टॉपिक देखना हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि ये वाला टॉपिक अपने को देखना है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा नोट्स वगैरह, इसका जो PDF वगैरह आपको अगर गेट करना है तो आप यहाँ वेबसाइट पे जाके यहाँ से भी देख सकते हो, या फिर आप जो है प्ले स्टोर से इस नाम से एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी आपको धीरे धीरे सारे ये मिल जाएंगे। इसके बाद और भी जो होंगे वो आपको नोट्स वगैरह प्रॉपर्ली उसमें मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई अगर जानकारी होगी तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप वो थोड़ा बहुत देखते रहें। ठीक है, तो धन्यवाद।